फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग लूसेंट पॉलिटी देख रहे हैं, जिसके क्रम में आज हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं, लगभग 12-13 वीडियोस ऑलरेडी आ गए हैं लूसेंट पॉलिटी के। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या देखना है, भाग 5 देखना है। हमारे संविधान में टोटल जो 22 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें क्या आर्टिकल्स हैं, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो भाग 5 स्टार्ट हो रहा है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जिनका वीडियो कल ही हमने पब्लिक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आपको देख सकते हैं। तो जो हमारा भाग 5 है वो क्या है, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आप देखिए कि इसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज तो हम लोग राष्ट्रपति जी को देखेंगे, जो कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें जानना चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आगे आप देखेंगे जो अनुच्छेद 53 है उसमें ये बताया गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति जी में निहित होंगी। ठीक है, और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो संसदीय व्यवस्था है इसे हमने कहाँ से अपनाया है, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मंत्री परिषद है, मतलब आप देखेंगे कि जो संघ है, संघ का मंत्रिमंडल है, उसमें एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आगे हम लोग देखते चलेंगे। नहीं, आगे क्यों देखेंगे, अभी बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो संसद है ना, संसद, ठीक है, इसके बारे में आपको आर्टिकल 79 में देखने को मिलेगा। ये 3 पार्ट से या 3 अंगों से मिलकर के बनती है। और वो 3 अंग क्या है, वो 3 अंगों में आपको एक तो लोकसभा देखने को मिलेगी, और दूसरी राज्यसभा, तीसरे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो अभी हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में शुरू कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जी क्या है, कौन है, मतलब कि तो जो हमारी संसद है उसके एक अंग है। ठीक, तो इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि जो संघ के मतलब मंत्री होते हैं, या जो मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अगर देखेंगे कि एक मंत्री किनके प्रति उत्तरदायी होता है, तो एक मंत्री जो है वो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, आगे आप देखिए कि राष्ट्रपति जो है वो केवल और केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। जबकि जो असली शक्तियां हैं वो किनके पास हैं, तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो, और उनका जो मंत्रिमंडल है। ठीक है, तो वास्तविक जो प्रमुख हैं वो कौन है, वो तो जो है मतलब प्रधानमंत्री जी हैं, यानी कि मोदी जी अभी हैं। और जो नाम मात्र के प्रमुख हैं वो कौन है, वो है राष्ट्रपति जी, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। फिर अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 या फिर आर्टिकल 54। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अभी हमने बताया कि जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है वो यही कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 कहता है। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है, और कहता है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे। क्या, तो राष्ट्रपति जी देश के संवैधानिक प्रमुख होंगे, ये भी हमारा आर्टिकल 52 कहता है। और जो राष्ट्रपति जी हैं वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, ये भी आर्टिकल 52 से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आर्टिकल 52 को लेकर के, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है वो ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और दूसरा वो संवैधानिक प्रमुख होंगे, और तीसरा वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आर्टिकल 52 के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, पूछ रहे हैं कि
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति जी की क्या उम्र होनी चाहिए कम से कम, यानी कि इतने उम्र होगी तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो बताइए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु पूछी जा रही है, अधिकतम की बात नहीं की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि ऑप्शन बी, 35 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल भाग 5 में आर्टिकल 58 है, वो राष्ट्रपति की, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होने चाहिए उसके बारे में बात करता है। तो इसी में आपको बताया गया है कि कम से कम 35 साल अपनी उम्र के निकाल चुके हों, और दूसरा क्या बताया गया है, भारत के नागरिक हो, ये तो अनिवार्य ही है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि जो यूएस का संविधान है अमेरिका का, वहां पे जन्म से जो अमेरिका का नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर लिए होने चाहिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकसभा है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। या ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य हो, नहीं, लोकसभा के सदस्य बन सके इतनी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो किसी भी सदन के अगर सदस्य हैं तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ये थोड़ा अंतर है, इसको याद रखना है। और चुनाव के समय, यानी कि जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी लाभ के पद पर वो हैं तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो लाभ के पद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह, ईमानदारी से तो लाभ का पद है क्या, ये आपको कहीं पर भी बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो माना जाता है कि वो लाभ के पद पर हैं और वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत के नागरिक हों, कम से कम 35 साल की आयु उनकी हो चुकी हो, और मतलब कि लोकसभा के सदस्य बन सकें, ऐसा उनके अंदर योग्यता हो, और चुनाव के टाइम पे वो किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो, और एक साथ ये भी याद रखना है कि कहीं से भी वो मतलब दिवालिया वगैरह, पागल या दिवालिया टाइप के घोषित ना हुए हों। तो ये सारे पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो मिनिमम एज की बात की गई है 35 साल। तो कई हमने देखा है कि हमारी वीडियोस पे जो लोग आते हैं वो 25 से 35 साल के बीच होते हैं। तो जो भी भाई लोग 35 साल के हो गए हैं उन्हें समझना चाहिए कि अब हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के भी योग्य हो गए हैं, तो एक योग्यता और भी शामिल हो गई है। चलिए, फिलहाल के लिए हंसी मजाक की बात है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र हो चुकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और अब ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है निर्वाचक मंडल से, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन लोग आते हैं चुनाव में वोटिंग करने, उनके बारे में अब देखना है। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा कह रहे हैं केवल केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो जहां भी केवल लगा रहे, एक बार दिमाग का अंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस वजह से आप देखिए यहाँ भी केवल, यहाँ भी केवल, यहाँ भी केवल, तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। इसका जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि गा, कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से देखिएगा, निर्वाचित सदस्य की बात की जा रही है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने बताया है कि जो हमारी संसद है वो 3 अंग से मिलकर के बनी है। 3 अंग कौन है, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति जी स्वयं। तो उसी में देखिए कि राष्ट्रपति चुनने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे, उसके लिए लोकसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होंगे, लेकिन वही लोग होंगे जो निर्वाचित हैं, जिनको मनोनीत किया गया है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक, वैसे ही जैसे संसद के 3 अंग हैं, वैसे ही जो राज्य का विधानमंडल होता है, विधानमंडल राज्य का, उसके भी 3 अंग आपको देखने को मिलेंगे राज्य के विधानमंडल के। और वो 3 अंग कौन से हैं, एक तो विधानसभा,
ठीक है, विधानसभा, और दूसरा है विधान परिषद, और तीसरे हैं हमारे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक, तो 3 अंगों से मिलकर के राज्यों का विधानमंडल बनता है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और जो राज्यपाल हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि हर एक स्टेट में आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे विधान परिषद है, केवल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे आप देखेंगे कि विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के उनका विधानमंडल बना होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए कि विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। तो ये पॉइंट्स याद रखना है, और उसमें भी निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत का तो कोई 3-13 में गिनती है ही नहीं। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उनके निर्वाचक मंडल की बात की गई है वो कहाँ पे की गई है। तो हमारा जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54, तो आर्टिकल 54 निर्वाचन, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि मिला जुला सा है, ऐसे करके मैंने याद रखा है, अभी याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 54 निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो हमने देखा इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की जो विधानसभा है इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अनुसार आप देखेंगे कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी के मतलब ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनकी भी विधानसभा के जो सदस्य हैं, कौन सदस्य जो निर्वाचित हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो एक बार फिर से देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के जो मतलब कि उनका विधानसभा है उसके क्या निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे जो निर्वाचक मंडल है यानी कि आर्टिकल 54, इसमें केवल इतनी ही बातें नहीं बताई गई हैं, और भी कुछ बातें हैं, और वो क्या है, वो ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो आपके पास कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए जो प्रस्तावक हों, और 50 सदस्य होने चाहिए जो अनुमोदक हों। ठीक है, तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की बात की गई है किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो। ठीक है, और क्या एक पॉइंट याद रखना है, और वो है एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक फिक्स क्राइटेरिया है कि आप 2 बार ही राष्ट्रपति बनेंगे या 3 बार राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जितनी भी बार चाहें, जितनी बार आपको लोग चुने उतनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं, तब हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि इनका जो निर्वाचन है, इनकी जो मतदान प्रणाली है ये एग्जैक्टली है किस तरह की। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, साधारण बहुमत प्रणाली नहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और कह रहे हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और खंड मतदान। तो ये जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, और इसमें आपको जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा अजीब सा है, इसमें जो है ना दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। ये PYQ है, किसी एग्जाम में पूछा गया था तो वहीं से मैंने इसको लिया है घटना चक्र से। तो इसका जो सही आंसर है भैया वो इसमें जो है ना घा वाले में होना चाहिए था, उपरोक्त तो दोनों मतलब कि खा और गा दोनों सही है इसमें। तो आप देखिए कि जो आर्टिकल 55 है हमारा, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55 वो बताता है, क्या बताता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसके द्वारा होता है। ठीक है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसी के अनुसार हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और कहाँ पे लिखा है, तो आर्टिकल 55 में लिखा है। अभी हम लोग एक बार आर्टिकल पूरा क्रम से देख लेंगे, अभी बस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लास्ट में हम लोग पूरा क्रम से आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ ऑप्शन गलत है, गा मतलब खा और गा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कह रहे हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं कुल मतों का 50%, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं उस पार्टी को मिले कुल मतों के अनुपात में
तीसरा कह रहे हैं सभी पार्टियों को बराबर, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी को, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसमें किसी भी पार्टी को उस पार्टी को मिले कुल मतों के अनुपात में वोट मिलते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कह रहे हैं कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से किस स्तर पर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है वो कौन से लेवल के चुनाव पे होता है? क्या प्रधानी वाले चुनाव में होता है, या फिर जो हम लोग विधायक संसद चुनते हैं उनके चुनाव में होता है? तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? लोकसभा चुनाव, तो क्या लोकसभा चुनाव में ऐसा होता है? नहीं ना, हम लोग जा करके सब बटन दबा के चले आते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होगा। विधानसभा के चुनाव भी नहीं होगा, स्थानीय निकाय चुनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। डी वाला सही हो जाएगा कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब प्रणाली है उसमें ये वाला जो प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिन्हें हम और आप यानी कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे संसद के वो सदस्य जिनका चुनाव करने के लिए हम और आप वोट नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनका चुनाव जो है हम और आप नहीं देने जाते। क्या आप कभी गए हैं राष्ट्रपति का जो मतलब चुनाव हो रहा है यानी कि राष्ट्रपति को वोट देने? अभी आपको कभी कोई पूछा क्या कि चलो भैया राष्ट्रपति को वोट देकर के आओ, आप किसको चाहते हो कि आपका राष्ट्रपति वो बने? ऐसा नहीं होता ना। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं मेंबर्स, उन्हीं का चुनाव होता है समानुपातिक मतलब प्रतिनिधित्व प्रणाली से, ठीक है। जैसे लोग मतलब कि वो क्या बोलते हैं उनको, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो हो गए, ठीक है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव ऐसे होता है, हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव ऐसे होता है, हमारे उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ऐसे होता है। तो जो भी चुनाव हैं जिनको हम और आप चुनने के लिए नहीं जाते हैं उनका चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था मतलब स्टार्टिंग में ही कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कहलाते हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हमारे अनुच्छेद 52 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी अब जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको घटना चक्र से देखने को मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। आपको देख करके बताना है कि कौन सा एक सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला विकल्प है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि हाँ, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। तो इसका तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो क्या हमारे देश में किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को इतनी पावर्स मिली है कि उनके मतलब पावर्स की कोई सीमा ही ना हो, एकदम अनंत उनकी शक्तियां हों? तो ऐसा नहीं है ना। तो राष्ट्रपति किस खेत की मूली गाजर है, भले ही वो संवैधानिक प्रमुख हैं, भले ही वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन इतनी पावर्स तो नहीं दी जा सकती ना कि वो मतलब कि उनके पावर्स की कोई सीमा ही नहीं रहे। अगर किसी के पास इतनी पावर्स हो जाए तो फिर वो तानाशाह हो जाएंगे, फिर लोकतंत्र का तो नामो निशान ही नहीं रह जाएगा। तो आप देखिए बी वाला जो है वो साफ साफ कह रहा है देखो बेटा मैं गलत हूँ। तो कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का, तो गलत बात है। दूसरा वाला तो गलत ही है ना। तो और बी में कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं सी में देखिए ए सही है किंतु आर गलत है, एकदम सही बात है, ठीक है। ये कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि संघीय कार्यपालिका के मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये एकदम सही बात है, जबकि बी वाला एकदम गलत है। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ उसको इतनी पावर्स नहीं मिली हैं कि वो एकदम मतलब कि बेलगाम घोड़ा टाइप का हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? आपको बताना है कि किसके द्वारा उनकी जो शक्तियां हैं उसका उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है कि सीधे अपने मतलब कि सीधे खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, दूसरा है कि मंत्रियों के द्वारा, तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा, और चौथा है मंत्रिमंडल के द्वारा।
तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा मतलब कि अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 52 है वो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक, जिनके अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। ठीक है, और ये जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसका वो प्रयोग या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। और ये कहाँ पे दिया गया है कि अपनी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग या तो वो खुद करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करवाएंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 53 का जो क्लॉज 1 है उसमें बताया गया। ठीक है, 53 का क्लॉज 1, तो ए वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, और ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा गया था, तो ये भैया बीपीएससी जो हुआ था, बीपीएससी 60 और बीपीएससी 62 दोनों में ही पूछा गया था 2016 में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 2016 का ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। और इसमें ई वाला ऑप्शन दिए रहते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक, मैंने उसको लिखा ही नहीं, दरअसल बेकार सा है, बेकार लगता है उसको देख कर ही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बिल्कुल नहीं, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सही बात है, और समानुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तो दोनों बातें सही हैं, बी और सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और हमारे यहाँ आस पड़ोस के जो जानवर हैं उनको पता चल गया है कि वीडियो बन रहा है और वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे पड़ोसी के जानवर हो या पड़ोसी खुद हो, जैसे ही पता चल जाए उनको कि हाँ हम अपने रूम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो लोग प्यां प्यां शुरू कर देते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं। ठीक है, तभी हमने ऊपर बताया है, फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, यही याद तो नहीं आ रहा है कहाँ पूछा गया है, हाँ याद आया, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना उसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसको। चलिए देख लीजिए, कह रहे हैं कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, दूसरा कह रहे हैं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तीसरा कह रहे हैं राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और चौथा कह रहे हैं कि राज्य की विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो हमने बताया था ना कि विधान परिषद के चुने हुए सदस्य शामिल नहीं होते, यानी कि विधान परिषद के चाहे चुने हुए हों या गैर चुने हुए हों, कोई भी सदस्य इसमें शामिल होते ही नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं शामिल होते हैं। बाकी जो अन्य हैं ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, और साथ में दिल्ली तथा पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, यहाँ 3 तो होगा, ये दोनों नहीं होगा। देखिए 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन प्रणाली में, यानी कि उनका जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा के चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं, तथा दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो प्रस्तावक और अनुसमर्थन हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितने प्रस्तावक होने चाहिए। अभी ऊपर हमने बताया था 10, बिल्कुल नहीं, 50, 20 या फिर 15। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है सी वाला हो जाएगा कि 50 निर्वाचक जो है होने, मतलब कि 50 लोग होने चाहिए जो प्रस्तावक के रूप में हों, तभी जो है आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको विचार करना है, सारे विकल्प चलिए देख लेते हैं। दरअसल ये यहाँ पे कूट इसका नीचे दिया हुआ है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, और ध्यान से देखिए भारत का जन्मा नागरिक पूछ रहे हैं, तो हमने बताया था ना कि भारत का जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी कहीं लिखा नहीं है। ये कहाँ के लिए है, तो यूएसए के लिए। अगर कोई व्यक्ति यूएस में राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वहाँ पे उनको जन्म से नागरिक वहाँ का होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा पहला वाला। कह रहे हैं उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, एकदम सही बात है।
और कह रहे हैं कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तब देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि संसद का सदस्य, और हमने क्या बताया था कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वही बनेंगे जो लोकसभा यानी कि निम्न सदन में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। तो और यहाँ क्या लिखा है संसद, तो इसी वजह से ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगर लोग सोचेंगे संसद तो जो है मतलब जो लोकसभा है उससे मिलकर ही संसद बनती है, तो ठीक है संसद की मतलब संसद का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो आपका फिर उत्तर गलत हो जाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब उसमें लोकसभा लिखा हुआ है तो हमें भी लोकसभा ही याद करना है, संसद नहीं याद रखना। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है केवल बी वाला होगा। तो चलिए देख लेते हैं कूट में केवल बी कहाँ है, बी वाले में दिया है। ठीक, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिक हो ऐसा कहीं नहीं लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा किनके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शंस क्या है, भारत के महाधिवक्ता है, इनकी क्या औकात है। दूसरा कहना है संसद, बिल्कुल नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला सही हो जाएगा कि अगर कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, और याद ये भी रखना है कि निर्वाचन यदि अवैध घोषित कर दिया जाता है, यानी कि ये कह दिया जाता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है वो सही प्रोसेस नहीं है, तब भी उस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए रहे होंगे वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि वो उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं वे वैध रहेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल जो PSC एग्जाम्स है उसमें खूब पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा किया जाएगा, किसी हाई कोर्ट में इतनी दम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको संबोधित करते हुए देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप देखिए अगर राष्ट्रपति जी किसी भी प्रॉब्लम में हैं या उनका मन भर गया है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और वो सोच रहे हैं कि अब चलें अपने बच्चों के साथ लाइफ को एंजॉय किया जाए, आराम किया जाए, अब आराम करने की ज़रूरत है, तो वो अपना जो मतलब कि त्याग पत्र है वो रिज़ाइन कर सकते हैं किनको संबोधित करते हुए। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अपना जो त्याग पत्र है वो दे सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है ये भी याद रखिएगा। तो जो हमारा आर्टिकल 56 का क्लॉज 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 5 वर्ष से पहले, सामान्यतः उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो 5 साल के पहले भी अपने पद से मुक्ति पा सकते हैं। और कैसे पा सकते हैं, तो एक तो यही है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपना त्यागपत्र दे सकते हैं आर्टिकल 56(2) के तहत। ठीक है, और एक तरीका भी है जिससे जो है उनको मतलब कि उनके पद से हटाया जा सकता है, वो तरीका क्या है, वो है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग, अभी हम लोग महाभियोग के बारे में देखेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में लिखी है, तो अभी हम लोग देखेंगे उसको आगे चल करके। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि आर्टिकल 56 का जो क्लॉज 2 है उसमें ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को अपना जो रिजाइन है वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो महाभियोग से ही संबंधित है। कह रहे हैं कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किन के द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लगाई जा सकती है। ऑप्शंस क्या है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा ये किसके अंग हैं, बताया ही है, संसद के अंग हैं। इसका जो सही मतलब कि उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ये कहाँ पे लिखी है, तो आर्टिकल 61 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब आर्टिकल 61 जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने का आधार क्या है वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। और आधार याद रखिएगा कि संविधान का अतिक्रमण एकमात्र ऐसा मतलब एकमात्र ये आधार है जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है,
और कुछ अन्य पॉइंट्स भी याद रखिए। जो आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको कैसे लगाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। अक्सर पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी जानना तो चाहिए ही ना, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ दिवस वगैरह है जिसको याद रखना है। दिवस का मतलब ये नहीं कि इस वाले दिन को ये दिवस मनाया जाता है, इस तरह की बात नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति पे यदि महाभियोग चलाना है तो उन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती है, तो वो पूछा जाता है कि कितने दिन पहले उन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती है, तो याद रखना है 14 डेज, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर संविधान का उल्लंघन किया गया है तो संसद जो है उनके ऊपर क्या कर सकती है। उल्लंघन का मतलब है कि संविधान का अतिक्रमण जो है वो एकमात्र आधार है जिसके आधार पर उनको मतलब कि उनके तहत या उनके ऊपर क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक। हमें देखना है कि अगर आज आपको महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करना है तो आज से 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देनी थी कि आपके ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा रहा है। और कैसी सूचना देनी है, मौखिक नहीं कि फोन करके बता दो भैया, लिखित सूचना देनी पड़ती, ठीक है। लिखित सूचना देनी पड़ती है 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है महाभियोग की प्रक्रिया के पहले, ठीक है। और ये हो गया। उसके अलावा आप देखें कि जिस भी सदन से, यानी कि सपोज दैट जो लोकसभा है वहां से ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तो लोकसभा से सबसे पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा ये पारित होना चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा के 1/4 सदस्य वहां पे हस्ताक्षर करेंगे तभी जो है लोकसभा से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। और राज्य सदन जो मतलब कि जो राज्यसभा है या दूसरा जो सदन है, जिस सदन से स्टार्ट हुआ वहां 1/4 लोगों का उस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में जब जाएगा तो राष्ट्रपति पर लगाए गए जो आरोप है उनकी जांच की जाएगी दूसरे सदन के द्वारा। और या तो खुद करें या करवाएं, वैसे तो सब करवाते ही हैं, खुद कौन करने को खाली है। और जब ये जांच होती रहे ना, मतलब कि जब ये जांच होती रहे तो उसमें राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं उसको सिद्ध करने वाला जो प्रस्ताव है वो कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और यदि 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई तो उसी टाइम से राष्ट्रपति जी को अपना पद फिर छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिस सदन से प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस सदन से कितना जो है मतलब कि हस्ताक्षर होना चाहिए, तो जहां से स्टार्ट हुआ है उस सदन में 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर जब मतलब कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा ये प्रस्ताव पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन फिर जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी या तो जांच स्वयं करे या फिर जांच करवाए। और अगर जांच करवाने के बाद ये देखा जाता है कि जो मतलब कि बातें लगाई गई हैं उनके ऊपर वो सारी चीज़ें सही हैं और प्रस्ताव जो आया था उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उसी के साथ ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण मान ली जाती है। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति पर मतलब कि राष्ट्रपति जी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये उसका महाभियोग का प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 61 में बताया गया है, ये याद रखना है। और आप देखिए कि आर्टिकल 61 जब हो गया, यानी कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, तो उसके फिर 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति का चुनना मतलब कि चुनाव हो जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कैसे क्वेश्चंस हो गए हैं आज। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग अभी बताया ना कि संसद के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ देखिए इन दोनों में तो नहीं होगा, तीसरा नहीं चौथा जो है वो सही हो जाएगा। संसद के दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा इसको स्टार्ट किया जा सकता है और दोनों ही सदन जो है वो स्वतंत्र है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने को। डी वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो हमने बताया ना कि कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, मौखिक सूचना देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिखित सूचना देनी पड़ती है कम से कम 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया है, ये वाला क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या फिर कार्यपालिका की प्रक्रिया है या फिर विधायी प्रक्रिया।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए वाला, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एस राधाकृष्णा, एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी या फिर ज्ञानी जेल सिंह। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिनके खिलाफ कोई मतलब कि चुनाव लड़ा ही नहीं, अर्थात वो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि ये ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी जी। और जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं ये कब राष्ट्रपति चुने गए थे, तो 1977 में चुने गए थे और इनका जो समय है 1982 तक रहा है। ठीक है, और ये एक मतलब कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। तो मतलब याद रखना है इसको कि नीलम संजीव रेड्डी इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन ना उत्तर प्रदेश पीसीएस खूब पूछता है। ये वाला क्वेश्चन कब का है, यूपी पीसीएस 1998 का है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है तो इस तरह के क्वेश्चंस पे पकड़ रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो यूपी पीसीएस पूछ चुका है उसके मतलब कि वो सारे क्वेश्चन को यूपी के जो अदर एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस यूपी ने पूछे हैं उनको हम सब देख लेंगे। ठीक है, पहले तो ये वाला देखिए, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस तरह से आप देखिए, आप लोग इसको जूम करके देख लीजिएगा। और इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं उनके टाइम पीरियड को, और ये उत्तर प्रदेश लोअर सब पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। एक साइड राष्ट्रपति दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इस तरह के कूड़ा करके टाइप के क्वेश्चंस भी यूपी पीसीएस खूब पूछता है। उसको मतलब डेट्स में ना बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्व देता है वो डेट्स को। बच्चे जितना डेट्स याद करके रख सके उतना ज़रूरी है। उनका लोग का बस चले तो वो लोग अपनी जन्मतिथि भी पूछ लें, जिन्होंने एग्ज़ाम को मतलब कि सेट किया रहता है पेपर को। फिलहाल के लिए छोड़िए, अपनी जन्मतिथि भी पूछ लें, अपने जो मतलब कब उनकी शादी हुई थी उसका भी डेट बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ लें। चलिए हम लोग देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसको। कह रहे हैं कि आप बताओ, एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ उनका जो टाइम पीरियड है वो आप मैच करो इसको। पहला क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद, और आगे लिखा हुआ है 1969 से 1974। दूसरे में है नीलम संजीव रेड्डी जी 1974 से 1977। तीसरा जाकिर हुसैन जी 1977 से 1982। और चौथा है वीवी गिरी जी 1967 से 1969। तो अभी हमने देखा था उनका नीलम संजीव रेड्डी जी का, और जो नीलम संजीव रेड्डी जी का था वो क्या था 1977 से 1982 तक। ठीक है, तो जो नीलम संजीव रेड्डी मतलब रेड्डी जी हैं उनका देख लीजिए, बी का हो जाएगा 3। और बी का 3 कहाँ दिख रहा है, बी का 3 देखिए 3 में दिख रहा है, मतलब होगा भी नहीं एक ऑप्शन से। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए फिर फखरुद्दीन अली अहमद को ही देख लेते हैं पहले। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1974 से 1977 तक रहा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 देखिए 2 में दिया है, मतलब अगर आपको कम से कम 3 विकल्प नहीं कंफर्म है तो मुश्किल है। अगला देखिए वीवी गिरी को देख लेते हैं, डी वाला। और वीवी गिरी का जो टाइम है वो कहाँ से है, ये देखिए 1969 से 1974। तो डी का हो जाएगा 1, और डी का 1 भी 2 जगह दिया है। मतलब आपको कम से कम 2-3 विकल्प तो आने ही आने चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, डी का 1। डी का 1 यहाँ पे है, तो बी सॉरी सी वाला हो जाएगा भैया 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए जाकिर हुसैन जी का भी 1967 से 1969 तक है। तो ये टाइम याद मतलब याद रख लीजिएगा। ऐसे क्या याद रखना ठीक होगा कि हम लोग क्रम से जो राष्ट्रपति रहे हैं उनको याद रखें और उसके बाद फिर मतलब कि गेस करके इसको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। आज हमने थोड़ा आराम से क्लास लिया है, ताकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं खुद अपनी क्लास को एक बार देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे क्लास की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, मेरे बोलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा स्लो आज बोलने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कौन पूछता है, यूपी पीसीएस पूछता है। तो बताइए भैया कौन है जो
मतलब कि राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और आगे चल के राष्ट्रपति बने। तो आपको उसी में बताना है कि वो कौन नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस कौन है, राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, या नीलम संजीव रेड्डी, या आर वेंकट रमण जी। तो ये क्वेश्चन कब का है, उत्तर प्रदेश पीसीएस लोअर में जो पूछा गया था प्रीलिम्स में 2002 में। एक क्वेश्चन 2020 में भी इस तरह का पूछा गया, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा सी वाला, कि नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे जो है राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने, और आर वेंकट रमणी भी पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे आगे चल करके राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन तो हमने नहीं लिया है, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं जिन्हें आप देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन जो है आरओ 2021 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में ही पूछा गया है, और उसमें उन्होंने पूछा था कि आप बताओ भैया वो कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम क्या था, उनका नाम भी था नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, हालांकि वो आप लोग जानते होंगे, और वो क्या है, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में 2014 में पूछा गया था, और पूछा गया था कि बताइए कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो मुझे पता है आप लोग इसको जानते होंगे, और वो कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए इस तरह के क्वेश्चंस में कितना इंटरेस्ट है यूपी पीसीएस को। क्या पूछा है, पूछा है कि आप बताओ कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। तो भैया वो भी थे वीवी गिरी जी, ठीक है। और एक उत्तराखंड ने भी पूछ लिया है 2007 में, और उसने क्या पूछा है, उसने तो बहुत ही इजी सा लड्डू सा क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भैया लड्डू खाओ और बताओ कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। आपको ये एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, और वो क्या है, वो पूछा गया था कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में काम किया गया है। तो ये कौन थे, तो जस्टिस एम हिदायत उल्ला जी थे, जिनका टाइम पीरियड 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति जी किसी भी कारणवश अपने पद पर आसीन नहीं है, ठीक है, उनका पद खाली है, और अगर वो नहीं है तो फिर उनका जो काम है वो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जी भी अपने पद पर नहीं हैं कि वो राष्ट्रपति के पद को संभाल सके, तो फिर संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि न्यायाधीश हैं वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा उस पद को मतलब कि संभाला जाता है, और जो भी उसके राज का मतलब कि काम काज हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जो आर्टिकल 70 है हमारा, आर्टिकल 70 अनुच्छेद 70, उसमें यह प्रावधान है कि किसी भी कारणवश, यानी कि कोई भी ऐसी आकस्मिकता आ गई है जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी जो है वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति जी भी उपस्थित नहीं हैं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको देखने हैं। अभी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं राष्ट्रपति जी के बारे में जो हमें जानना है। और अगर आप राष्ट्रपति जी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है लूसेंट पॉलिटी, जो कि भी 2-4 महीने ही पहले ही मैंने उसको करवाया हुआ है, इसी चैनल पे डिटेल में करवाया, वहाँ से जाके आपको देख सकते हैं। वो तो मैंने पहले से ही करवा दिया है, तो हम उसको MCQ के माध्यम से देख रहे हैं ताकि आपको MCQ भी पता चलता रहे कि किस किस तरह के पूछे गए हैं, और साथ में जो डिटेल में है वो तो हमने करवाया ही है। तो पॉलिटी स्कूल में लाके लूसेंट में जो है वो आपको कंप्लीट हो जाए, और यहाँ पे आपको लूसेंट से अधिक ही जानने को मिलेगा। तो आराम से आप इसको देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
ये रही आज की अपनी वीडियो। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव हो आपके पास तो आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।